मित्रों, एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, एसएमएस। वो शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं, इस एसएमएस का मतलब है सुमात्र संभोगकर्ता। तो अभी का जो ये सीरीज़ है उसमें अभी जो चल रहा है ये जंतर मंतर, सीजेपी और सुअर और ये सोनम वांगचुक और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं। तो इन्हीं को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कढ़ी तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जब पेट में दस्त लग जाती है तो उस समय भी एक पीला पीला पतला सा पदार्थ ऐसे तिलतिली मार के निकलता है और उसमें कुछ छोटी छोटी गांठें भी होती हैं। जैसे कढ़ी में पकौड़ी होती है वैसे छोटी छोटी गांठें भी होती हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये उसी कढ़ी की तरह है। और उसमें ये जो गांठें हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां जाके वहाँ पर मंच साझा कर रही हैं या जो लेफ्टिस्ट वहाँ पर जाके बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है भारत माँ, तो बाप कौन, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर जाके नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह ऐसे चिल्लाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं और ये प्रोटेस्ट उसी कढ़ी का एक स्वरूप है जो पिछवाड़े से निकलती है। तो इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो आगे की बात शुरू करते हैं। बात करते हैं जो यहाँ पर एक सो कॉल्ड वो दीप के चिल्लाता है ना, अरे तो तोतला दीप के लिए तो ये साइंटिस्ट को इतने थोड़ी बैठा देते, साइंटिस्ट। अरे वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कुछ नहीं है। जैसे वो नैरेटिव आ गया था 3 इडियट्स वाला, उसमें रणछोड़ दास चांचड़ का कैरेक्टर प्ले किया था आमिर खान ने पहले, लेकिन लास्ट में वो कैरेक्टर बदल जाता है फुनसुक वांगडू में। तो एक्चुअली में ये जो सोनम वांगचुक है ये इंसान ही एक वो है कैरेक्टर जो जावेद जाफरी ने प्ले किया था ओरिजिनल रणछोड़ दास चांचड़। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे सबको लगता है ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, इसको वो रोलेक्स अवार्ड मिला था वो आइस स्तूपा के इन्वेंशन के लिए। तो मैं बता दूँ जिनको ऐसा लगता है कि आइस स्तूपा का इसने किया था इन्वेंशन, तो वो इन्वेंशन करने वाला ये इंसान नहीं है। वो इन्वेंशन हो गया था 1987 में, जब शायद ये चड्ढी पहन के घूम रहा हो, समथिंग लाइक दैट, उसी के आसपास की बात है। तो 1987 में उसको करने वाले जो इन्वेंशन है उसको करने वाले का नाम है चवांग नॉरफेल। उसको उस इंसान को बाद में पद्मश्री भी मिला उसकी इस खोज के लिए। उसने इस स्तूपा का निर्माण किया। तो अब ये ले गया वो, और उसके बाद में ये इंसान ना विदेशी फंडिंग पर ना सारे नैरेटिव्स विदेशी फंडिंग पर चलाता है। और वो कैसे चलाता है मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो मुबारक हो, आप सुअर हो जो पिछवाड़े से निकलने वाली कढ़ी है ना उसी के लिए बने हो। और गद्दारों का साथ, मतलब एक चीज़ बताओ, जैसे अगर कोई आपके देश के खिलाफ कोई चीज़ नैरेटिव चल रही है, कोई देश से आपके गद्दारी कर रहा है और आप उसका सपोर्ट करो तो आप भी तो गद्दारी हुए। आतंकवादी का सपोर्ट करने वाला आतंकवादी होता है। तो वैसे ही मान लो कि आप अगर गद्दारों का सपोर्ट करो तो गद्दार हो। यहाँ पर कोई आप ये सोचो परीक्षा, नीट के पेपर, ये वो, उन सब के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग मूर्ख हो जो वहाँ जा रहे हो। हाँ ये है कि आप भूखे हो तो वहाँ पर आप जा रहे हो खाने के लिए, पैसे नहीं है जेब में, वहाँ जा रहे हो जो पैसा मिल रहा है उसके लिए। आप वहाँ जा रहे हो छिनरई करने के लिए, लौंडियाबाजी करने के लिए। आप वहाँ जा रहे हो फेमस होने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए या व्यूज़ पाने के लिए, कुछ भी। तो वो एक आपका नैरेटिव है, लेकिन सपोर्ट आप कर रहे हो। तो उस सूची में मैं आपका भी नाम लिखूंगा गद्दारों में। अब चलो बात कर लेते हैं ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट की। अभी इसी साइंटिस्ट ने एक नैरेटिव फैलाया है कि लद्दाख को छठे अनुसूची में डाल दो। भैया क्यों डाल दें? अब पहले समझो कि छठी अनुसूची है क्या। छठी अनुसूची एक्चुअली है कि वहाँ पर लोकल गवर्निंग जो बॉडीज़ हैं वो लद्दाख का सारा कुछ देख रेख करेंगे। वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो आउट हो जाएगा। तो भाई लद्दाख ऐसा एरिया है जहाँ पर आप वहाँ आपके पास तो मतलब डेटा है तुम्हारे पास पुराना वहाँ का। अब तुम्हारे पास जब डेटा है तो वहाँ की चीज़ों को तुम मॉडिफाई कर सकते हो। जब मॉडिफाई करोगे, अपनी सरकार या अपना पावर वहाँ चलाओगे, तो वहाँ की लोकल गवर्निंग बॉडीज़ भी तुम्हारे पास ही होंगे, उसके अधिकार भी तुम्हारे पास ही होंगे। तुम ही उनको तय करोगे, तुम ही ये तय करोगे कि वहाँ की जो संपदा है उसका दोहन कौन करे, वहाँ पर क्या घटनाएं होंगी, क्या घटनाएं नहीं होंगी। वैसे भी लद्दाख पर चीन की निगाह है तो वो कब्जा कर लेगा कि यहाँ पर भी।
तो अब इस तरह का नैरेटिव चलाओगे तो भाई गद्दार की श्रेणी में आओगे। तो भाई ये सीन है कि भाई ये वो करना चाहता है जो भाई क्यों कर दे, भाई भारत वहाँ से क्यों आउट हो। भारत का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि भाई भारत सरकार का कंट्रोल वहाँ से ख़त्म हो, कुछ स्पेशल कोई नहीं है, सीधी सी बात। हाँ, बॉर्डर का एरिया है, संवेदनशील है, तो वहाँ पर आर्मी को कंट्रोल देना चाहिए, वहाँ पर गृह मंत्रालय का डायरेक्ट होल्ड होना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सके। भाई वहाँ के लोगों को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, चलो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये हमारी अच्छाई है कि हम ट्रीट कर रहे हैं, बाकी भारत के जब हर एक नागरिक समान है तो वो असमान कैसे हो गए, अति विशिष्ट कैसे हो गए। तो वो भी थोड़ा सोचने की बात है। अब आ जाते हैं इसके जो इन्वेंशन था आइस स्तूपा पर। भाई इस आइस स्तूपा के पीछे की कहानी क्या है, ये भूमाफिया भी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सीन क्या है कि वहाँ पे एक गांव है फ्यांग गांव। फ्यांग गांव वहाँ के जो लोकल्स हैं ट्राइबल्स, तो उनके वहाँ पर मठ है, फ्यांग मठ, फ्यांग मोनेस्ट्री। फ्यांग मोनेस्ट्री के पास बहुत ज़मीन वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन और अच्छी ज़मीन। तो इस इंसान की निगाह उस ज़मीन पर गई, तो इसने वो दिमाग लगाया कि भाई अगर वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर पानी पहुँचा दिया जाए तो वो ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। तो उस ज़मीन के उपयोग के लिए इसने आइस स्तूपा वहाँ क्रिएट किया फ्यांग गाँव में नीचे, और उस पानी के उपयोग से उसने वहाँ पर चीज़ों को मॉडिफाई किया। उसके बाद में उस ज़मीन को लॉन्ग लीज पर लिया, ख़रीदा, क्या किया, वहाँ के जो मठाधीश थे उनको मिलाकर वहाँ पर इसने अपना एक स्कूल खोला है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लैंग्वेजेस। ये स्कूल वहाँ पर उसने खोला। तब भाई वहाँ पर उसने स्कूल खोला, उसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक्चुअली इसने जब अपनी, ये कोई झांटू माटू इंसान है नहीं, इसका जो पिता बोलो, बाप बोलो, अब्बू बोलो, तो वो जम्मू कश्मीर में राज्य मंत्री, नाम था सोनम वांग्याल। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद में इस इंसान ने एक अपना संगठन, इंस्टीट्यूट जो भी बोलो चलाया कि सेकमोल नाम से, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये उसने चलाया। तो उस समय उसको एक और साथी मिली, और साथी का नाम है रेबेका नॉर्मन। अब ये रेबेका नॉर्मन नाम को थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको ये लगेगा कि ये फॉरेनर्स है। अब ये फॉरेनर्स कहाँ की है, एक्चुअली क्या है ना, यूएस गवर्नमेंट ने एजेंट्स तैयार करने के लिए एक स्कूल मतलब इंस्टीट्यूट चलाया था जिसका नाम था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग। वहाँ पर ना सॉफ्ट नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए, हनी ट्रैप करने के लिए वहाँ पर एजेंट्स तैयार किए जाते थे, जो कि भांति अलग अलग देशों में वहाँ के जो पावरफुल लोग होते थे ना, उनके पास उनको ले जाकर सेट कर दिया जाता था ताकि उनसे अपना नैरेटिव बिल्डअप करके चलाया जा सके। वो ऐसे मूर्ख, ऐसे बकचोद जिनको बोलते हैं ना, मंद बुद्धि लोगों को, ग्रीडी लोगों को, लालची लोगों को, किसी भी प्रकार का उनके अंदर ग्रीड हो, नाम, पद, पैसा, किसी भी प्रकार की, तो ऐसे लोगों को वो लोग पॉइंट आउट करते थे। उसके बाद उनके ऊपर वो अपना हनी ट्रैप डाल देते थे। तो ये रेबेका नॉर्मन भी जो आई, वो भी एक हनी ट्रैप के थ्रू ही मतलब करने ही आई थी। अब क्योंकि एक राज्य मंत्री का बेटा और वो कुछ अपना मूवमेंट चला रहा है, तो उसमें आके उसने सपोर्ट किया अपने सौंदर्य से, अपने बौद्धिक क्षमता से, इन चीज़ों से उसने अपने जाल में फंसाया वांगचुक को, बांगड़ू बनाया, और बांगड़ू बनाने के बाद में फिर अपनी नैरेटिव को चलाया। वो नैरेटिव अभी भी चला रहा है। उसके उस स्त्री के ज़िंदगी में आने के बाद से वांगचुक की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अवार्ड मिलना चालू हो गया, एक्टिविस्ट बन गया, हर अवार्ड पे करोड़ों, जैसे रेमन मैग्सेसे रोलेक्स अवार्ड, ये इसके लिए इसको रोलेक्स अवार्ड मिला था जिसमें लगभग 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास फंड आया था इसको आइस स्तूपा के लिए, जबकि इन्वेंशन किसी और ने किया। तो ये सब सीन चला। अब उसके अलावा भी ये नहीं कि खाली रेबेका ही उसके पीछे, भाई अब जब कोई इंसान होता है ना ग्रीडी, या फिर उसको लग जाता है, तो वो चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक देश कर रहा है दूसरे देश को मालूम नहीं चलेगा कौन किसका एजेंट है, कहाँ है, क्या है। तो भाई अब रेबेका आई, वहाँ पर घुसी, वहाँ के लोकल्स के बीच में अपने एक अच्छी छवि बनाई, और वहाँ पर उसने अपना नैरेटिव चलाया। शादी कर ली, 2024 तक शादी चली। उसके बाद में वो शादी वादी ख़त्म, तलाक देके म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो गए। अब फ्यांग गांव में इसने पानी का जो पहुंचाया, तो फ्यांग गांव में पानी पहुंचा, बोला कि भाई मैंने यहाँ के लोकल लोगों के लिए पानी पहुंचाया है, पानी की किल्लत दूर की, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जो उसने इंस्टीट्यूट खोला जहाँ वो अब ऐसे सॉफ्ट नैरेटिव वाले बच्चे तैयार कर रहा है, जो कि उसके एजेंडा को, नैरेटिव को, वो जो विदेश से आते हैं, वो भी जो देश से आते हैं, वो भी
वो लोग फैलाएंगे। एक्चुअली जैसे आप देखते हो ना, मोदी जी कहीं गए बाहर तो वहाँ पर पत्रकार सवाल पूछते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, आप तो मतलब जवाब ही नहीं देते, ये नहीं करते, गो बैक किनारे लगाते हैं। तो ये जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं ना, ये ऐसे ही लोग हैं। अभी ये मान लो कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे, चाहे फॉरेनर्स हो चाहे जो हों, वो एक ऐसी एजेंडे का पार्ट हैं, वो कड़ियाँ हैं। अभी तो शुरू है, अभी इन मूर्खों को जो इसके पीछे खड़े हैं उनको ये नहीं लग रहा कि भाई राजनेता की, भगवान न करे कभी वो आ गए सत्ता में और वो कहीं गए, अगर उन्होंने वो पैसा ना पहुंचाया, वो नैरेटिव ना सेट किया, वो नैरेटिव ना चलाया, उस नैरेटिव के वो हमदर्द मसीहा न बने, जो नैरेटिव वो लोग चाहते हैं, तो उनके साथ भी यही होगा, यही छीछलेदर होगी जो हो रही है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई ये तो नैरेटिव एजेंडा बिल्डअप का जो हो गया, अब इसको फंड आ रहे हैं, रेबेका ने जो भी वोट दिलवाए, उसके अलावा कहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक आदमी का नाम लेता हूं मैं, नेविल रॉय सिंघम। ये आदमी जो है नेविल रॉय सिंघम, इसका नाम सुन के आपके मन में आया होगा ना वो अजय देवगन वाली मूवी सिंघम का, मन भंवर उठे तन सिंहर उठे जब नाम सुने के आवे सिंघम। ये वो सिंघम नहीं है, ये वो सिंघम है जो अपना पिछवाड़ा इन लोगों से चटवाता है पैसे फेंक कर, इनको नचाता है अपनी उंगलियों पर, अपने इशारों पर, अपने प्रोपोगंडा पर। एक्चुअली सीन क्या कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, ये श्रीलंकाई तमिल मूल का एक आदमी, जिसके बाप का नाम है आर्चीबर्ड। ये आर्चीबर्ड अमेरिका गया, वहाँ सेटल हुआ, वहाँ शायद ये पैदा हुआ, राम जाने क्या हुआ, तो ये भी वहाँ का नागरिक, और इसने वहाँ पर बिजनेस करके पैसा कमाया। और पैसा कमाने के बाद में अब भाई तुम कम्युनिस्ट, इसका बाप कट्टर कम्युनिस्ट था, जैसे हमारे यहाँ के और कम्युनिस्ट हैं, वो मैंने बताया ना, वो लिंडे हैं उस दस्त के, तो ये भी वही था साला। तो ये वहाँ पर गया, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की, अमेरिका में चला नहीं, तो वहाँ से ये अपना फाइंड अप करके भागा शंघई आके बसा, और इसने वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ मिलकर अपने एजेंडे को फैलाना चालू किया। अभी इसको वांगचुक को डायरेक्टली फंडिंग तो नहीं किया है नेविल रॉय ने, लेकिन उसने फंडिंग को घुमा के इस तक पहुंचाया है। हमारे यहाँ गद्दारों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, एक एक गद्दार का नाम अनाउंस करूंगा, नाम लेकर किस तरह से गद्दारी कर रहे हैं, क्या गद्दारी का उनका पैटर्न है, किस तरह से। अभी भाई क्या है कि इसके ऊपर अगर सरकार हाथ भी डाले तो भाई बाहर जाके रोना धोना चालू हो जाएगा। इसके जो मसीहा हैं, हमदर्द हैं, इसके जो सरपरस्त हैं, इसके सर पे जिनका हाथ है कि भाई भारत में, इंडिया में तो एक्टिविस्ट की गांड में डंडा डाल के झंडा बना रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन उल्लंघन हो रहा है, ये वो तमाम तरह के रंडी रोने वो चालू कर देंगे अपना। तो भाई भारत में एक प्लेटफॉर्म है PPK न्यूज़ क्लिक स्टूडियोज़। एक्चुअली इसके मालिक का नाम है प्रबीर पुरकायस्थ। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको इस फंडिंग का राज। नेविल रॉय सिंघम ने किसी शेल कंपनी के थ्रू पीपल्स सपोर्ट फाउंडेशन नाम की उसका एक ट्रस्ट है, उसमें फंडिंग करवाई। वो फंडिंग गई वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC, जो कि एक शेल कंपनी है अमेरिका में, उसमें। और उस शेल कंपनी ने क्या किया, जो ये प्रबीर पुरकायस्थ की न्यूज़ क्लिक है, इसके शेयर 10 रुपये में थे, उसको 11,510 रुपये में पर शेयर खरीदा और 38 करोड़ की फंडिंग पहुंचाई। और भी फंडिंग्स आई होंगी इस तरह से, और भी फंडिंग चल रही है। किसी भी शेयर को कोई फॉरेनर हो सकता है डबल में खरीद ले, ट्रिपल में खरीद ले, इतने ये तो दिख गया क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा प्रीमियम था, ये दिख गया। अभी भारत में ऐसे छोटे छोटे प्रीमियम्स पे बहुत सारी कंपनियां खेल रही हैं और बहुत फंडिंग इस तरह से रोटेट हो रही है, हवाला के जरिए रोटेट हो रही है। अब हवाला के जरिए कि मैं आपको भी बताऊँगा किस तरह से रोटेट हो इसका थोड़ा सा, लेकिन पहले इस प्रबीर पुरकायस्थ का कर लें कि ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बाकायदा क्योंकि ये गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था सड़ी हुई सी है, तो चीज़ें सिद्ध हुई नहीं हुई, छूट गया। अब इसके अलावा ये फंडिंग तो आपको समझ में आई। एक चीज़ मुझको बताओ कि जैसे कोई चाइना में बैठा कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना हमारा दुश्मन है, वो उसकी निगाहें लद्दाख पर है, लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया पर है, वो वहाँ पर लद्दाख में अपने एक मोहरे पर फंडिंग क्यों करेगा? वो उस मोहरे को बोलेगा नहीं तुम जाओ भारत को मजबूत करो, नहीं ना, वो तो यही बोलेगा कि भाई तुम लंका लगाओ, तुम डंडे करो, भारत सरकार की गांड में जितना डंडा कर पाओ, छितरे उड़ा दो, यही कोशिश करेगा ना वो। तो उसने फंडिंग करके ये अपना नैरेटिव सेट करके ये चीज़ें फैला रहा है। उसके अलावा ये तो चाइना की हो गई, उसके अलावा भी इसको फंडिंग आ रही है अपना
कतर से, तुर्की से, एर्दोगान वगैरह, अल जजीरा से। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरोस, जो कि राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु है, वो फंडिंग कर रहा है ओपन सोसाइटी के माध्यम से। फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग कर रहा है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग, मतलब जैसे जिनके तो नाम आ गए। अभी तो मैंने जैसे बताया ना कि ये शेयर्स का खेल बहुत तगड़ा चल रहा है। अभी जो इसकी प्रेजेंट वाइफ है गीतांजलि जैन भट्टाचार्य जी, उसका कॉर्पोरेट घराना में बहुत तगड़ा होल्ड है। तो वो जो शेयर्स का मैनिपुलेटिंग का मैंने बताया ना, वो खेल वहाँ से अच्छा चल रहा होगा, ये मेरे को लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी इसका सबूत तो मुझको नहीं मिला क्योंकि मैंने ये रिसर्च की नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है, मुझको ऐसा लगता है। और उसके बाद में इस देश के अंदर भी उसके बहुत सारे फंडिंग है कॉर्पोरेट घरानों के अलावा। मैं आपको बता दूं कि लेह एपेक्स बॉडी करके एक संस्था है, उसकी बात अभी साइड में रखते हैं, उसकी तो बाद में कर लेंगे कि वो क्या कर रही है। वो तो ये जो अपना 6 शेड्यूल वाला, 6ठी अनुसूची वाला है ना नैरेटिव, उसमें मेन मास्टरमाइंड वही है, क्योंकि वो जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, रीजन, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक दूसरी पार्टी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या करती है कि अभी पहले नाम सुनो तब आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी कि इसका भी सर्वे सर्वा करता धरता है असगर अली करबलाई। ये बोलता है कि ये करबला से आया है, करबला में इसके पूर्वजों के पिछवाड़े में बलाएं लेकर कीलें ठोकी, फिर वहाँ से भाग के यहाँ आया और यहाँ पर वो ईरानी एजेंडा चलाता है। ये एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बता दूं क्योंकि इसने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है इमाम खमनई मेमोरियल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कारगिल और एक जम्मू कश्मीर साइड में खूब फंडिंग हुई थी। जब एक खमनई मरा था या युद्ध चला था तो खूब दबा के फंडिंग हुई थी। लोगों ने बेचारे भावनाओं में बहकर गहने, पैसे, खटिया, गद्दा, चम्मच, तकिया, अक्सा बक्सा, जो भी उनके पास हुआ, बर्तन बर्तन, सब कुछ उन्होंने दिया, दिल खोल के फंडिंग की। अब सीआरए के रूल इतने टाइट थे कि वो फंडिंग शायद जा नहीं पाई, तो इन्हीं लोगों ने वो फंडिंग को पचाया। उस फंडिंग को पचाने में दूसरा नाम आ जाता है कमर अली अखून का, जो कि नेशनल कांग्रेस का पूर्व मंत्री रहा है, और ये जो करबलई है ये कांग्रेस का पूर्व विधायक रहा है। एक और नाम आ जाता है, ले लेता हूँ, जो कि वहाँ की टूल किट गैंग का अभी सर्वे सर्वा है, सज्जाद अली कारगिली या सज्जाद कारगिली, जो भी नाम हो। तो ये वहाँ की टूल किट गैंग का सर्वे सर्वा है। वो वहाँ पर ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स वगैरह है इसको वो सेट करता है वहाँ पर, और ये पैसा उन्हीं लोगों ने खाया। अब रेबेका नॉर्मन के अलावा भी इसके पास डॉक्टर एनी स्टीवेंसन हैं, और इसके पास हैं डॉक्टर रेबेका फोंटेनेला। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो इसके फंडिंग को रोटेट करवाने वाले, एजेंडा को, इसके बातों को जो फॉरेन मीडिया है वहाँ पर उछालने वाले से तमाम लोग भरे पड़े हैं। अब मेरे को आप लोग बताओ कि भाई अगर कोई विदेशी जो जिनका इतिहास रहा हो कि वो खाली जो डेमोक्रेटिक देश है, जो उनके नैरेटिव से ना चलने वाले देश हो, वहाँ की सरकारों को गिराने के लिए फंडिंग करते हों, वो किसी को फंडिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए, अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अपने मन का वहाँ करवाने के लिए वो फंडिंग कर रहे हैं। देश में जो गद्दार हैं वो फंडिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका एजेंडा चले, उनकी गद्दारी छुपी रहे। और आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नीट के पेपर के लिए या बिरयानी खाने के लिए, या वहाँ पर जाके चुनाई करने के लिए? भाई बात करते हैं ये लोग कि लद्दाख की जो ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचाए रखना, वहाँ के वातावरण को बचाए रखना। क्यों भाई? लद्दाख ही पूरे भारत में सबसे वीआईपी एरिया है। भाई भारत का हर एरिया उतना ही मायने रखता है जितना लद्दाख है। तो भाई ये भेदभाव क्यों? ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है? ये विदेशी वहाँ की सभ्यता को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और जो भाई एक चीज़, चलो एक बात करते हैं। विदेशी बोल रहा है कि भाई लद्दाख की सभ्यता संस्कृति बचाओ, और वही विदेशी इंस्टाग्राम पर दंगा नाच करवा रहा है। वही विदेशी ग्लीडेन और वो जो सिंगल्स के लिए एप्लीकेशंस, तमाम एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं। आफ्टर मैरिज के लिए एप्लीकेशन है, सिंगल ट्रिप है, सिंगल मीट्स है, स्ट्रेंजर मीट है, शेयर ट्रिप है। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें फंड कर करके यहाँ पर नैरेटिव सेट करके चलाए जा रहे हैं। भाई वो क्यों चलाया जा रहा है? क्यों भारत की कोई संस्कृति सभ्यता नहीं है? वो नहीं है भाई। पहले बात होती थी युद्धों की, वीरों की, कहानियाँ वीरों की लिखी जाती थी।
युद्धों में जो शहीद होते थे, जो मतलब वीर गति को प्राप्त होते थे, जो कुछ अलग करके जाते थे अपने देश के लिए। अभी बात हो रही है छिनरई की, वह वो संजय दत्त को, अरे मेरी तो 308 की माला है, ऐसे ऐसे लोगों को दिखा रहे हो तुम सोशल मीडिया पे, ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रहे हो, जो फैला क्या रहे हैं, छिनरई, रंडीबाजी, रंडियापा, लौंडियाबाजी, ये जो लोग फैला रहे हैं, उनका तुम एकदम फेमस कर रहे हो, फेम बना रहे हो। बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनका कोई महिमा मंडन नहीं, उनको तुम भूल जा रहे हो, तुम याद कर रहे हो उनको जो छिनरई कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अभी के युवाओं का आइडियल वो ऐसे ही लोग हैं। पहले की स्त्रियां जैसे बोलते थे सती एक कुप्रथा है, चलो वो मैं मानता हूँ सती कुप्रथा थी, लेकिन स्त्रियां सतीत्व वाला जीवन जीती थी। उनके लिए उनका पति ही सब कुछ होता था, परमेश्वर होता था, उसकी सेवा में वो बिताती थी। अब भाई सबकी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता था, कुछ की ज़िंदगी में होते थे जो कि बैल मिल जाते थे, जो उनकी ज़िंदगी नरक कर देते थे। लेकिन हाँ, मैंने देखा है ऐसी स्त्रियों को, ऐसे पुरुषों को भी, मैं गाँव से रहने वाला हूँ, कि भाई जो उनके लिए उनका पति ही सब कुछ है, उन्होंने उस पति के लिए अपना ज़िंदगी जीवन पूरी तरीके से जिस तरह से उसने जिलाया जी लिया, जिस सुविधा असुविधा में रखा रह लिया, जैसे बिता लिया, दोनों में परस्पर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ। बहुतों को देखा मैंने खुद वो ज़िंदगी जी है, मैंने देखा है यार भाई। तो अभी की बात मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अभी का क्या है, लड़कियों के लिए भाई सोशल मीडिया पे नंगी हो रही हैं, उनको नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो आ रही है, कोई बोल रही है कि मर्द जात में है क्या, पैसे के लिए मुझे किसी के साथ भी सोना पड़ जाए मैं सो जाऊंगी, ये है वो है। भाई जो नंगी होकर सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं अपना बदन, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा लाइक कमेंट्स मिल रहे हैं, वो कमा रही हैं। तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कम अकल कम बुद्धि, जिनके पास तजुर्बे की कमी है, वो उसी ढर्रे पे चली जा रही हैं। तो ये भारत की तुम अस्मिता का ख्याल रख रहे हो, ये भारत की जो धरोहर है, सांस्कृतिक सभ्यता है, उसका तुम एकदम कवच बन के खड़े हो? नहीं भाई, एक्चुअली सीन है प्रॉफिट का, कि जिसका जहाँ प्रॉफिट है वो वही नैरेटिव चला रहा है, वो वही काम कर रहा है। इन सुअरों का प्रॉफिट यही है कि इनको विदेशी फंडिंग से अपने आप को स्टेबल करना है, खड़ा करना है, पैसा पावर नाम चलाना है, ये अमर करना है अपना नाम कि मैंने सरकार को घुटनों पे ला दिया था। तो यही सब करना है, तो ये लोग कर रहे हैं। अभी भी अगर आपकी आंखें ना खुली हो, ना समझ में आ रहा हो कि भाई क्या हो रहा है भारत में, क्यों हो रहा है, तो भाई मुबारक हो, आप पक्के वाले वो कम्युनिस्ट सुअर हो, जो कि इनका पिछवाड़ा चाटने के लिए ही बने हो। जितना चाट पाओ चाटो, लेकिन इतना ख्याल रखना, जिस दिन किसी देशभक्त के हत्थे चढ़ोगे तो शायद आप लोगों ने भी सुअरों को कैसे मारते हैं देखा नहीं होगा। भाई साहब, उसकी आवाज़ें घंटों तक, कई किलोमीटर तक गूंजती हैं, क्योंकि उसके अंदर ना गर्म कर कर के सरिये घुसाए जाते हैं। सुअर को ऐसे काट के नहीं मारा जाता, उसके अंदर सरिये घुसा घुसा के मारा जाता है, बहुत तड़पा तड़पा के। तो किसी देशभक्त के हत्थे चढ़ मत जाना, कम्युनिस्टों, सुअरों, गद्दारों, वरना तुम्हारी मौत ना सुअरों से भी बदतर होगी। और वक्त है, ये बदला लेगा, ये बदला लेके रहेगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बात में कोई दो राह नहीं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, दोहराएगा। और तुम्हारी क्या गति होगी, चाहे वो रबीस हो, अजीत अंजुम, आरफा और ऐसे ऐसे तमाम तक जो भरे पड़े हैं, अभिसार शर्मा से लेकर बहुत सारे। भाई गद्दारों की कमी नहीं है, मैं बोलता हूँ, मैं एक एक गद्दार का नाम लेकर वीडियो बनाऊँगा, उनको फंडिंग कहाँ से आती है, सपोर्ट कौन करता है, हर एक चीज़ की डिटेल दूंगा। बाकी अपना जो हो अंजाम वो देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, इसकी एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई मैं यार इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस था नहीं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में चीज़ आई कि भाई उस शिक्षा पर थूक देना कि पढ़ने के बाद भी, सोच समझ बुद्धि होने के बाद भी तुम्हारे अंदर सच बोलने का सामर्थ्य ना हो, सच के लिए खड़े होने का सामर्थ्य ना हो, तो उस शिक्षा पर थूक देना, अपने माता पिता की उस अथक परिश्रम से की गई कमाई पर थूक देना, जिससे तुम्हारे स्कूल के खर्चे, तुम्हारी ज़िंदगी को पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे शरीर में बहने वाले खून पे थूक देना। अगर तुमको गद्दारी ही करने का इतना शौक़ है, पिछवाड़ा ही चाटने का इतना शौक़ है, तो जाओ चाटो, खूब चाटो ऐसे गद्दारों का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, कि ताकि अब मैं जो रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा, डालूँगा, तो वो आप तक पहुँचता रहे और मेरा भी कुछ उत्साहवर्धन होता रहे। बाकी मैं जानता हूँ देखो गालियाँ देने वाले भी आएंगे सुअर, वो भाई रुकेंगे नहीं,
वो उनकी गांड में अगर मैंने उंगली की है तो वो आएंगे ज़रूर गालियाँ देने। आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं ना हायर करके बंदे रखूँगा तुमको स्पेशली गाली देने के लिए। भाई 4 दिन बाद ही गालियाँ तुमको दूंगा, बंदे बुला के वो स्पेशल। मैं इतना टाइम अपना ख़राब नहीं करूँगा, मैं अपने काम में दे दूँगा, रिसर्च में टाइम ले दूँगा, लेकिन तुमको गालियाँ देने के लिए मैं स्पेशल रखूँगा। और भाई जितना तुम दोगे उससे 10 गुना दिलवाऊँगा, ऐसे स्पेशलिस्ट बुलाऊँगा। तुम तो भी अंडे से निकले हुए बच्चे हो, चिंता मत करो, सब करे लेंगे। क्योंकि देखो होता क्या, अंडे से निकले बच्चे में क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्या है ना, ये भारत को किस तरह से अलगा रहे हैं। ये भारत को अलगा रहे थे अभी तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो जितना अलगा पाए अलगा लिए। फिर उन्होंने भाषा के नाम पे अलगाया, वो जितना अलगा पा लिए अलगा लिए। अब ये भारत को उम्र के आधार पर अलगा रहे हैं। अरे जंजी जंजी जंजी, 90s किड, मिलेनियम्स, 80s वाले, 60s वाले, 70, भाई इस तरह से ये अलगा रहे हैं। अब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा भाई, जंजी करेगा, जंजी ये करेगा। भाई जंजी क्यों करेगा, तुम्हारी गांड में गोदा हो तो तुम करो ना, आंदोलन तुम करो, अकेले जाके कूद जाओ ना बम बांध के। बहुत बड़े राजनेता बनते हो, किसी युद्ध में गए हो, कहीं जाके गोली चलाई है किसी युद्ध में, टिकट ब्लैक करके तुम जाके राजनेता बन गए हो, चोरी करके तुम जाके राजनेता बन गए हो, धोखेबाजी करके, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार करके, घूसखोरी करके तुम राजनेता बन गए हो, गुंडागर्दी करके तुम राजनेता बन गए हो, राम मंदिर के भक्तों पे तुम गोलियां चला के राजनेता बन गए हो। ऐसे तमाम है यार, तुम गरीबों के ज़मीनों का हड़प कर, तुम बच्चियों का बलात्कार करके, मदरसे की बच्चियों को बलात्कार करके साले राजनेता बन जा रहे हैं। भाई भारत का कानून वास्तव में सड़ा है, इसके रिफॉर्म की ज़रूरत है, सपोर्ट करो। तो भाई इसका रिफॉर्म एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि चीज़ें हैं यार, भारत बदल सकता है। भारत कैसे बदलेगा उसका पूरा है डेटा, एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, वो बदलेगा। भारत को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेगा तो भारत समाप्त हो जाएगा जिस तरह से जा रहा है। भाई समय लग सकता है समाप्त होने में, लेकिन होगा, बचा नहीं पाएगा इसको कोई, क्योंकि गद्दारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, देशभक्त कम होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सपोर्ट जानते हो किसको करता हूँ, करेक्टर का, जो देशभक्त है, जो देश की बात करता है। अगर मैं जैसे डिबेट भी देखता हूँ, मैं ये जो आप बोल लो सो कॉल्ड गोदी मीडिया में, कभी आज तक इसकी डिबेट मैंने देखी नहीं है। मैं डिबेट देखता हूँ, एक मेरे फेवरेट एंकर है अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखना भाई, राष्ट्रवाद, धर्म, हिंदू धर्म की बात छोड़ दो, हिंदू धर्म को लेकर तो वो इंसान है, लेकिन वो इंसान बात करता है, अगर वो अब्दुल की बात कर रहा है तो वो राम की भी बात करेगा, वो गरीब की बात करता है तो अमीर की भी बात करेगा, वो अगर भाजपा को उसकी बड़ाई कर रहा है तो वो किसी और अन्य पार्टी की भी बड़ाई करेगा, वो अन्य पार्टी की बुराई कर रहा है तो भाजपा की भी किसी बात की अगर होगा तो उसकी भी बुराई करेगा, वो आरएसएस की बुराई भी करेगा, वो सब की बुराई करेगा। जो सच है वो सच बोलेगा, वो उस इंसान मेरे को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इंसानों का मैं करता हूँ। अभी बहुतों को लगता है मोदी जी अच्छा नहीं करे, लेकिन हाँ, जब ऐसे मैं बोलता हूँ, ऐसे गद्दारों के नाम बताऊँगा ना, आपको समझ में आएगा भी मोदी जी इस वांग चुक कर कुछ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रंडी रोना चालू हो जाएगा बाहरी मीडिया में। तो उसको अपने हिसाब से धीरे धीरे डील हो रहा है, चीज़ें डील होंगी। अभी तो यार पूरा भारत गद्दारों से भरा पड़ा है। मैं आपको अपने आगामी वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, और जैसे भी हो पाएगा मैं जहाँ जहाँ डाल पाऊंगा डालूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और जो भी आपके मन की बात हो कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो, जैसा भी हो बताना।